वेलकम टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। हमारी ये बिजनेस स्टडीज की क्लास है क्लास 12th वालों के लिए। इससे पहले हमने सर्कुलर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल कंप्लीट कर लिया है। आज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स इकोनॉमिक्स में चल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर किसी के पास कॉमर्स में अगर बिजनेस स्टडीज है तो इकोनॉमिक्स तो होगी ही होगी। जितना मुझे पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपके पास कॉमर्स में ह्यूमैनिटीज सॉरी कॉमर्स में तो आपके पास बिजनेस स्टडीज होती ही होती है। तो यार मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ क्लास 12 का ए टू जेड बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स यहाँ पे खत्म हो रही होगी। अकाउंटेंसी भी इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। हम बिगिन करते हैं हमारे लास्ट पार्ट के पास। दिस इज पार्ट 9 ऑफ, कौन सा 9 है भैया? बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9। बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 का पार्ट 9 है। इससे पहले हमने क्या किया था? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स काम में आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट पार्ट है तो इसको ध्यान से पढ़ना। दिस इज पार्ट 9। हमने 9 पार्ट्स में पूरा का पूरा बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 खत्म किया है। देखो हमने बहुत टाइम लिया है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, 10 मिनट से ज्यादा की वीडियोस नहीं है। जल्दी से देख डालना, 1.5-2 घंटे में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हर रोज हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 10 पार्ट 1। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम समझेंगे ए टू जेड चीजें उसकी समझ रहे होंगे। प्राइमरी मार्केट क्या है, मनी मार्केट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे। आपका बिल्स रिसीवेबल, सिमिलरली कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, ये सारा का सारा हम कल बात कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट 9। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सबको बता दो यार, आपने स्कूल में, आपने कॉलेजेस में, जितने भी जहां भी आप पढ़ रहे हो, ट्यूशन में, सबको बता दो यहाँ पे ए टू जेड सिलेबस कवर हो रहा है। नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवा रहे होंगे बिजनेस स्टडीज के। मैं आपको पहले ही बताता हूँ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 के नोट्स आउट हो चुके हैं। क्लास 12 के लिए चैप्टर 2 के नोट्स बड़ी जल्दी ही आउट हो रहे होंगे, आज या कल में आउट हो जाएंगे नोट्स। ए टू जेड जो आपका बुक 1 है 8 चैप्टर्स उसके प्लस 5 चैप्टर्स इसके, टोटल 30 चैप्टर्स के नोट्स इसी चैनल पे आपके पास आ रहे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है जी। उन चैप्टर्स के अलावा, उन नोट्स के अलावा, इन वीडियोस के अलावा आपको कुछ करके नहीं जाना भैया। एनसीईआरटी पढ़ के जाए ना पढ़ के जाओ, मेरे हिसाब से ना पढ़ के जाओ। आपको एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ए टू जेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तक इसी के चैनल पे, यहाँ इस लर्न करो क्लास 11 एंड 12 पे हो रहे होंगे। स्टार्ट करें, चलो जी। सर बिजनेस फाइनेंस में हमने इन्वेस्टिंग से शुरू किया था, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फिर वर्किंग कैपिटल आए, वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट कब उठाना चाहिए, इक्विटी कब उठाना चाहिए। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आज पार्ट 9 है तो आज सेलिब्रेशन है कि चैप्टर 9 भैया फाइनली खत्म हो रहा है, राइट। सर वर्किंग कैपिटल क्या है हमने पढ़ा था। देखो आपके एनसीईआरटी में एक कॉमन टॉपिक दे रखा है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो भैया हम फिक्स तो पढ़ चुके हैं ए टू जेड, आज हम पढ़ रहे होंगे कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे होंगे वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रही है। फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट क्यों किया जाता है भैया? इसलिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन चाहिए। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो प्रिंटर का एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा, जब मैंने अपने खुद के फर्म के लिए प्रिंटर खरीद लिया था, स्कैनर खरीदा था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को बुक स्कैन करवानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पार्ट 8 तो देख के आना, बहुत मजा आया था, राइट। Apart from investing in the fixed assets, every business organization needs to invest in the current assets. अब भैया करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। अरे बेसिकली उन करंट एसेट्स की बात कर रहा है, स्लैश करंट लायबिलिटीज की भी यहां पे बात चल रही है। यहां पे करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज भी है, करंट लायबिलिटीज भी है। देखो, this investment facilitates smooth day-to-day functioning of the business. Current assets are usually more liquid. अरे इन एसेट्स को अगर तुम्हें बाइफरकेट करना है या डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एसेट्स, तुम ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स। पहली बात तो मैं एक बार लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब एक ही बात होती है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब एक ही बात होती है। और फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए क्या चाहिए भैया? फिक्स्ड कैपिटल। ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब इसका ऑपोजिट है क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स। अरे वो एसेट्स जो हाईली लिक्विड है, दे कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, वो नियरली कैश ही होते हैं, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इन लेस देन वन ईयर ऑफ टाइम। इन लेस देन 1 ईयर ऑफ टाइम में जिन भी एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको तुम करंट एसेट्स की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो या करंट एसेट की कैटेगरी में रख सकते हो। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं 8 चीजें जो आपके एग्जांपल्स में आती है। ये सारी की सारी 8 चीजें आपके एनसीईआरटी से उठा रखी हैं। सर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी वही होते हैं जिसमें आपने फॉर एग्जांपल एक बिल बनवा लिया किसी और के नाम पे,
और आप गए बिल्स रिसीवेबल का मतलब बता रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया मतलब है, इसको हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में। बट आप एक सेलर हो, आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा सर मेरे को तो भैया गुड्स चाहिए पर मैं आपको अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे को पैसे नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपने गुड्स सेल कर दिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, सर या तो मैं वेट कर लूं जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते, जो आपका कस्टमर कह के गया कि मैं आपको 10 तारीख तक कर दूंगा पेमेंट, और आप या तो 10 तारीख तक पेमेंट कर लो, सॉरी 10 तारीख तक एज अ सेलर यू कैन वेट टिल 10th ऑफ दिस मंथ। अदरवाइज वेट करने के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप कह दो सर मैं एक ट्रेड बिल बना देता हूं तेरे नाम पे, तू साइन कर दे और बोल दे कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं कि इन फ्यूचर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो एक ट्रेड बिल बन जाएगा, एक प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा, वो नोट साइन होगा कौन, कस्टमर साइन करेगा कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको दे दूंगा। अब एज अ सेलर आई कैन टेक दैट बिल, टेक दैट प्रॉमिसरी नोट स्लैश ट्रेड बिल टू अ बैंक, और उनसे मैं बैंक से बोल सकता हूं सर बैंक मेरे को आप मेरे पैसे दे दो, आप कस्टमर से अपने आप पैसे लेते रहना, समझ लो, आप मुझे पैसे दे दो, बिल रिसीवेबल पैसे दे दो, मुझे बिल रिसीवेबल रख लो ये वाला, आप कस्टमर से अपने आप पैसे लेते रहना, मेरे को अभी पैसे दे दो, मेरे को अभी कैश की नीड है, मैं वेट नहीं कर सकता इतना। तो बिल रिसीवेबल उस केस में काम आता है। आप समझ लो कैसे एक दिन में एक कस्टमर आपके पास आया, उसने उधार मांगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा, आपको जब वो कह रहे कि मैं उधार वापस कर दूंगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा उसका, आप बस सीधा गए बैंक के पास, आपने बिल रिसीवेबल बैंक को थमाया और आपको कैश मिल गया। ये क्या है, करंट एसेट का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटी जो एकदम सेल और बाय हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, स्टॉक मार्केट मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर आता है। सिमिलरली डेटर्स, सर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है आप वो आपको कह रहे हो सर 5 डेज के अंदर मैं आपको दे दूंगा, या लेस देन 1 ईयर के अंदर अंदर मैं ये जो आपको पेमेंट करने वाला हूं मैं कर दूंगा, मेरी गारंटी है, तो वो क्या है, करंट एसेट्स हो गए। जो भी लेस देन 1 ईयर के अंदर रीप हो रहे हैं, कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे करंट एसेट्स हैं। सिमिलरली फिनिश गुड्स इन्वेंटरी होगी, फिनिश गुड इन्वेंटरी क्यों, आप उनको बेच सकते हो। सिमिलरली वर्क इन प्रोग्रेस को भी आप बेच सकते हो, अनफिनिश गुड्स हैं अभी प्रोग्रेस में है, फिनिश गुड्स बने नहीं है, पर आप उनको सेल तो कर ही सकते हो। सिमिलरली रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे, अरे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने एक्सपेंस पहले कर दिया, जो गुड्स और सर्विसेज है उसका लाभ नहीं उठाया, उसका बेनिफिट्स नहीं उठाया, गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास आई नहीं है पर आपने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिया। जैसे सर मोबाइल का रिचार्ज प्रीपेड एक्सपेंस है, होता है ना, प्रीपेड प्लान लेना है या पोस्टपेड प्लान लेना है, अब रियलिटी में मैंने प्रीपेड तो कर दिया, बट जब मैं चाहूं उसको मैं यूज तो कर सकता हूं ना, तो इट इज मोर कन्वर्टेबल, इट इज मोर लिक्विड, द बेनिफिट्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक ईयर के अंदर अंदर मेरे को रीप हो रही है। ये बात है सारी की सारी। आपने वर्किंग कैपिटल के बारे में काफी पढ़ लिए, उसके सारा का सारा डिटेल्स पढ़ ली, सारे के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कौन कौन से एग्जांपल आते हैं वो भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करने वाले हैं करंट लायबिलिटीज पे। मैंने आपको पहले ही बताया सिर्फ वर्किंग कैपिटल, करंट वर्किंग कैपिटल जो होती है वो करंट एसेट ही नहीं होती, करंट लायबिलिटीज से भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होती है। अब समझते हैं कैसे। करंट लायबिलिटीज आर दोस पेमेंट ऑब्लिगेशंस व्हिच when they arise are due for payment within 1 year, such as bills payable, creditors, outstanding expenses, advance received from customers, etc. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने करंट एसेट्स की बात करी, क्या, जो हमें पैसा मिल जाएगा विद इन 1 ईयर या इन लेस देन 1 ईयर। एक होता है करंट लायबिलिटी, जो हमें पैसा देना है विद इन 1 ईयर, which those payment obligations that we have to repay, these are those payment obligations which we have to repay within 1 year। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है, जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है ना, वैसे बिल्स पेबल भी होता है। जैसे बिल्स पेबल हो गया, ये भी आप बैंक में जाके या फॉर एग्जांपल अगर एज अ कस्टमर, सॉरी एज अ सेलर मैंने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, रियलिटी में वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्स पेबल हुआ ना, क्योंकि उसको तो पे करने हैं पैसे, तुम्हें रिसीव करने हैं। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है किसी दुकान पे तुम कस्टमर बन के जा रहे हो, या तुमने किसी से उधार ले लिया और गुड्स एंड सर्विसेज ले ली हो, तो वो तुम्हारी करंट लायबिलिटीज हो जाती है, तुम्हारे बिजनेस की करंट लायबिलिटीज हो जाती है। क्रेडिटर्स, कि हाँ भाई तुमने किसी से पैसा उधार में ले लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब तूने बेनिफिट्स ले लिए बट अभी तक उसका चार्ज पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे सारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तुमने किसी दुकान से गुड्स उठा लिए, सर्विसेज उठा ली, एक्सपेंस कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि भैया इंटरनेट का एक्सपेंस हो गया, तुमने 1 महीने से पैसे नहीं दे रखे, तो भैया बीएसएनएल वाले चार्ज करने वाले। बीएसएनएल में मोस्टली होता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हो, यूज कर सकते हो उनका इंटरनेट, भले ही तुमने पेमेंट कर रखी हो ना कर रखी हो, बट 1 महीने बाद वो तुम्हें बोल देंगे हाँ सर आपका ओवर ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके इतने हैं, अगर आपको कंटिन्यू करना है इंटरनेट तो आपको पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भरने पड़ेंगे। तो ये क्या है, इट इज जस्ट लाइक पोस्ट पेड प्लान। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, पोस्ट पेड प्लान जैसा होता है।
सिमिलरली एडवांसेस रिसीव्ड, अब तुमने पहले ही कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है भैया वो उसने तुम्हें पैसा गिरवी रख दिया, बट वो कभी भी तुमसे मांग सकता है, तो वो तुम्हारी एक तरह से लायबिलिटी बन जाती है, करंट लायबिलिटी बन जाती है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको 100% अकाउंट्स में भी काम आएगा, बिजनेस स्टडीज में भी काम आ रहा होगा। नेट वर्किंग कैपिटल में भी डिफाइंड, नेट वर्किंग कैपिटल को हमेशा लिखते हैं सीए माइनस सीएल। नेट वर्किंग कैपिटल हमेशा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। वर्किंग कैपिटल अगर बोलो तो करंट एसेट्स, बट नेट वर्किंग कैपिटल, नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ निकाला जा रहा है कहीं से, तो मतलब करंट एसेट्स में से जब तुम करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तुम्हारा एनसी एनडब्ल्यू से आता है, नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। ठीक है जी, अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, भैया वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, कैसे पता रहेगा? सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, हमेशा हम नेचर ऑफ बिजनेस तो पढ़ते ही हैं। हमने फिक्स एसेट में पढ़ा था, अगर मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो मेरे को फिक्स एसेट्स की इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए फिक्स कैपिटल की इतनी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। सिमिलरली अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मेरे को फिक्स कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस में क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेसेस रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, सिमिलर केस, बिल्कुल सिमिलर केस है, ट्रेडिंग बिजनेस लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, सर्विस इंडस्ट्रीज व्हिच यूजुअली डू नॉट हैव टू मेंटेन इन्वेंटरी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली जो सर्विस इंडस्ट्री होती है जिसमें ज्यादा आप बोल सकते हो कि यार शॉर्ट टर्म कैपिटल की नीड नहीं होती, करंट एसेट्स की ज्यादा नीड नहीं होती, जिनका सर्विसेज का काम है, उनको गुड्स प्रोड्यूस करने ही नहीं है, उनको इन्वेंट्री रखनी ही नहीं है, उनमें क्या बोल सकते हो आप, वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत कम होती है। सर्विस इंडस्ट्री हो गई, सर्विस आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, सिमिलरली कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। अब यही आप बोलोगे सर हमारा तो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी और उसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट वो गुड्स सेल होते हैं 1 महीने बाद, ये भी एक पॉइंट आने वाला है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर तुम्हारे किसी भी बिजनेस में तुम्हें ज्यादा गुड्स रखने की जरूरत हो रही है तो तुम्हें भैया वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, इन शॉर्ट नेचर ऑफ बिजनेस का ये मतलब है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑब्वियसली जितना ज्यादा स्केल उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये तो फिक्स्ड एसेट, जो पहले दो पॉइंट्स है ना ये फिक्स्ड एसेट वाले ही हैं, जितना ज्यादा बड़ा स्केल होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। फॉर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल द क्वांटम ऑफ इन्वेंटरी डेटर्स रिक्वायर्ड इज जनरली हाई, ज्यादा से ज्यादा हाई चाहिए, जितना ज्यादा ऑपरेशन होगा उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड कैपिटल भी हाई चाहिए होगी। सिमिलरली बिजनेस साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस साइकिल का एक डेफिनेशन है, इसको पढ़ो। There are different phases of business cycles which affect the requirement of working capital by a firm. जैसे एक बिजनेस साइकिल है कि भैया बूम बूम चल रहा है, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या, किस दौर पे चल रहा है तुम्हारा बिजनेस, क्या वो बूम है या वो डल हो चुका है, या उसमें इसका एक और वर्ड होता है, इसको तुम लिख सकते हो फॉल, फॉल हो रहा है, इसका एक और वर्ड आता है, सॉरी एक बार एनसीईआरटी से आप चेक करना, क्या तुम्हारा बिजनेस बूम पे चल रहा है या तुम्हारे बिजनेस बिल्कुल स्लंप, स्लंप बोलते हैं, या तुम्हारा बिजनेस स्लंप पे आ गया कि भैया चल ही नहीं रहा। अगर चल ही नहीं पा रहा, कोविड जैसा आ गया है दौर, तुम्हारा बिजनेस खुल ही नहीं पा रहा, तुम्हें कस्टमर्स मिल ही नहीं रहे, कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग पावर बहुत कम हो गई है, तो तुम्हारा बिजनेस स्लंप पे है भैया, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल कैसे चल रही है। सिमिलरली अगर भैया बूम आ गया, दिवाली सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, नॉर्मली फेस्टिवल सीजन इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, फेस्टिवल सीजन में सेल्स बढ़ जाती है ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या है, इस समय ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स एकदम बूम पे है, तो हम क्या बोलते हैं, वो बूम साइकिल को फेस कर रहा है। तो भैया बूम साइकिल को फेस करने का मतलब हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। स्लंप में है भैया, हमारा अच्छा ऑपरेशन नहीं चल रहा है, इतना बिजनेस का कस्टमर्स आ ही नहीं रहे, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम की रिक्वायरमेंट है। लास्ट लास्ट नहीं है, 4th पॉइंट है, इसके बाद 4 पॉइंट और है, ध्यान से करना, ठीक है जी। सीजनल फैक्टर, सीजन, अब सीजन भी होता है, फॉर एग्जांपल टी कॉफी का एक सीजन है, एज्यूम कर लेते हैं टी कॉफी का एक सीजन है कि हाँ भाई हम सर्दियों में पियेंगे टी और कॉफी। सिमिलरली आइसक्रीम का एक सीजन है कि हाँ हम तो सिर्फ गर्मियों में खाएंगे आइसक्रीम, कस्टर्ड जो है वो गर्मियों में पियेंगे, सिमिलरली दही जो है वो गर्मियों में खाएंगे। तो ये क्या है, ये सीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि सर मोस्ट बिजनेसेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशंस। तो जब पीक सीजन चल रहा होता है, पीक सीजन आप जाते हो ना किसी भी हिल स्टेशन में, अरे अभी तो पीक सीजन चल रहा है यार, अभी तो स्लो है, पीक सीजन में आपको ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। जब पीक सीजन होता है तो आप चाहते हो कि आपकी दुकान में इन्वेंटरी बहुत ज्यादा हो। Whenever there is peak season, you will want
द इन्वेंट्री इन योर शॉप टू बी हायर, क्योंकि पीक सीजन में तुम्हें पता है यार कस्टमर्स आने के चांसेस ज्यादा है तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारे फर्म में, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में फुटफॉल बहुत ज्यादा होने वाली है। इस केस में तुम चाहते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। सिमिलरली अगर पीक सीजन नहीं है, नहीं यार अब तो स्लो चल रहा है मामला, इतना खास नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आई एम श्योर बिल्कुल सही समझ आना होगा। सीजनल साइकिल और बिजनेस साइकिल अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस साइकिल बूम या स्लम्प, सीजन साइकिल पीक पे सीजन या बिल्कुल स्लो हो गया है, पीक पे है या बूम पे है भैया ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट, ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर नहीं स्लम्प पे है, नहीं इतना स्लो चल रहा है, अभी पीक सीजन नहीं है हमारा, तो हाँ हमें कम वर्किंग कैपिटल भी चल जाएगी, पुराना माल भी हम रख लेंगे। फिर प्रोडक्शन साइकिल, 3 साइकिल पढ़ लिया भैया, ध्यान रखना इनको कंफ्यूज मत करना। बिजनेस साइकिल, सीजन साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल, बहुत बढ़िया। प्रोडक्शन साइकिल इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स। जैसे तुम्हारी एक फैक्ट्री है लेदर शूज की, तुम्हारी एक फैक्ट्री है लेदर शूज की, अब लेदर तुम्हारा रॉ मटेरियल है, तो बोल रखा है ना रिसीट ऑफ द रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल तुम्हें रॉ मटेरियल मिला 1 जनवरी को, रॉ मटेरियल 1 जनवरी 2021 को मिला, और जो लेदर शूज फाइनली बने वो बने 31 मार्च 2021 को। तुम कहोगे भैया जब भी मेरे पास रॉ मटेरियल आता है मेरे को 3 महीने लग जाते हैं पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैं क्या करूं? भैया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तुम डेटर्स तुम जो पैसा मांगने लग जाओगे वो बहुत ज्यादा मांगने, तुम क्रेडिटर्स से ज्यादा पैसा मांगने लग जाओगे कि यार हमें तो अभी पैसों की जरूरत है, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, अरे घर पे हमारे भूखे बैठे हुए बच्चे, भैया क्या करें 3 महीने तक क्या करे आदमी। तो जितना टाइम स्पैन होता है, जितना स्पैन बिटवीन, इट इज अ टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट और द रॉ मटेरियल, जब तुम्हारे पास रॉ मटेरियल आया और जब तुमने उसको कन्वर्ट करके फाइनल गुड बनाया, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। इसका मतलब more the production cycle, more the time required for a raw material to be converted into a final good or finished good, the more working capital requirement you will be having in your business। यही अगर टाइम स्पैन बहुत कम हो, हाँ मेरा आज रॉ मटेरियल आया, परसों मेरी चीज बन भी गई, मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होगी। ये सारा का सारा जो हम बात कर रहे हैं ये किसी एक फैक्टर पे काम नहीं करता, ये मल्टीपल फैक्टर्स का कल्मिनेशन है। मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जाता है, तब देखा जाता है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। फिर हम आगे क्रेडिट अवेल्ड, सॉरी क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड दोनों चीजें। क्रेडिट अलाउड मतलब तुमने कितना क्रेडिट मार्केट में दे रखा है, तुम्हारे पास कस्टमर्स आए तुमने कह दिया कोई बात नहीं तुम क्रेडिट पे लेके चले जाओ, जितना ज्यादा तुम क्रेडिट दोगे, जितना ज्यादा तुम क्रेडिट अलाउ करोगे उतना ज्यादा तुम्हें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट फर्म्स अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को तुम डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स कहते हो कि कोई बात नहीं आप 2 महीने बाद दे देना, 10 महीने बाद दे देना, 1 साल दे देना, 1 साल बाद दे देना, बट मेरे को 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना आप। तो ये क्या है? क्रेडिट अलाउड का तुम पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। A liberal credit policy results in higher amount of debtors। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब भैया कस्टमर आते जाए, सेल होने से मतलब है, कैश आना है, कैश हमें पता है आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग मेंटालिटी है, क्योंकि बैड डेट्स भी हो जाते हैं बिजनेस में, कि मतलब कोई पैसा तुमसे गुड्स तो ले गया, तुमने उसके ऊपर ट्रस्ट करके पैसा उसको बोल भी दे हाँ कोई बात नहीं आप 1 साल बाद दे देना पैसे, बट रियलिटी में वो बंदा भाग गया। तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी बोलती है कोई बात नहीं हम कह रहे हैं कि आप भाग जाओ, नहीं ऐसा नहीं बोलती, पर वो कहती है हाँ हमें आप पे ट्रस्ट है, वी आर लिबरल, वी हैव अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, वी हैव ट्रस्ट इन यू, यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स एंड यू कैन पे अस लेटर। इन शॉर्ट आपको ज्यादा क्रेडिट मिल जाएगा। ये इससे क्या होता है? हायर क्रेडिट मिलता है, हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स हो जाते हैं। मतलब जिन डेटर्स कौन है? जिनको तुमने पैसा दे रखा है और तुमने पैसा लेना है वापस उनसे, उनकी एक ऑब्लिगेशन बना दी है तुमने, हाँ वो पैसा तुम्हें बाद में दे देंगे। ज्यादा डेटर्स हो जाते हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है वर्किंग कैपिटल की। मतलब जितनी ज्यादा आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल होगी उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज्यादा आप क्रेडिट दे दोगे, द मोर क्रेडिट यू अलाउ टू योर कस्टमर्स, द मोर विल बी द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, राइट। फिर हम सेकंड लास्ट पॉइंट पे आ गए, क्रेडिट अवेल्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब यार कोई कस्टमर तुम्हारी दुकान पे परचेज करने आया, तुम भी तो बहुत बड़ी सारी दुकानों पे परचेज करने जाते हो, तुम दोनों हो, प्रोड्यूसर भी हो, तुम हाउस होल्ड भी हो, तुम प्रोड्यूस भी करते हो, तुम कोई ना कोई बिजनेस भी करते हो, तुम कंजम्पशन भी करते हो, तुम कस्टमर्स भी हो। तो जस्ट एज अ फर्म अलाउज क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, इट आल्सो मेक इट क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर। अब मेरी बिजनेस, मैं रिटेलर हूं, मैं होलसेलर से भी तो पैसा ले सकता हूं, या मैं उससे गुड्स एंड सर्विसेज ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कोई बात नहीं सर आप मेरे को दे दो। नॉर्मली कपड़े का बिजनेस ऐसी होता है, क्लोथ मर्चेंट जो होते हैं वो ऐसी करते हैं, होलसेलर से बहुत ज्यादा उधार पे 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए उधार पे ले लेते हैं, रुपए नहीं लेते, 15 लाख के गुड्स उधार पे ले लेते हैं और कहते हैं सर जब हमारी बिक्री होगी हम आपको रीपे कर देंगे। ऐसे साइकिल चलती रहती है।
तो जितना तुमने क्रेडिट अवेल किया, अब आयरनी ये है, बिल्कुल क्रेडिट अलाउड का ऑपोजिट केस है। जितना ज्यादा तुम क्रेडिट अवेल करोगे, जितने लंबे टाइम तक तुम क्रेडिट अवेल करोगे, उतना कम तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो, द मोर इट अवेल्स द क्रेडिट ऑन इट्स परचेजेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड। क्योंकि यार तुम्हारे ऊपर जिससे जो तुम्हें माल सप्लाई कर रहा है, जो तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, वो तो खुद कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप मेरे से ले सकते हो उधार में, आप मेरे को बाद में चुका देना। तो जब बाद में चुका देना तो तुम भी आराम से बैठ जाओगे, हाँ यार मेरे को वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर फ्लो तो है ही, मेरे पास रेगुलर फ्लो आई जा रही है और मैं किस पे, क्रेडिट पे ले जा रहा हूं, मैं क्रेडिट आने वाले टाइम में चुका दूंगा। तो मेरे को अर्जेंट नीड, वर्किंग कैपिटल इज अर्जेंट नीड क्या है एसेट की, क्या अर्जेंट नीड है? नहीं, मेरे को अर्जेंट नीड नहीं है। द मोर क्रेडिट यू अवेल, द चांसेस ऑफ यू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है जी। और लास्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। वही सिंपल बात, मोर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मोर विल बी द रिक्वायरमेंट। जितनी ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होगी, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर, इफ ग्रोथ पोटेंशियल किसी भी बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल अगर ज्यादा है, इट विल रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्योंकि यार तुम्हें एक्सपैंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, इन्वेंटरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मल्टीपल चीजें चाहिए। आई एम श्योर समझ आ गया होगा। फर्नीचर हमने एग्जांपल फिक्स्ड एसेट का ले लिया, पर इन्वेंटरी तो चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो चाहिए, बिल रिसीवेबल तो चाहिए। ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बिजनेस की, तुम्हें हर जगह ऑपरेशन करने और हर जगह एफिशिएंट ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें भैया ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए। आई एम श्योर ये पूरा का पूरा लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। इसी के साथ यार हम खत्म करते हैं आज की क्लास। यार पूरा का पूरा आपका बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके हमने, मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूं, हमने 9 पार्ट्स करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आके देख लो, मैं गारंटी बता रहा हूं आपकी बोर्ड्स की सारी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर बिजनेस स्टडीज आर अवेलेबल ऑन लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज आके कर लो। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको वहां आ जाएंगे, ए टू जेड नोट्स आपको जितने भी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है आपको वहां पे मिल जाएंगे। सारे के सारे लाइव क्विजेस आप देख सकते हो, अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, आप उनको एनालाइज कर सकते हो। ऑल वीडियो लेक्चर है वन प्लेस। सर हमने चैप्टर 9 के 9 पार्ट्स लिए हैं, 9 के 9 पार्ट्स वहां पे लाइंड अप है। कभी कभी क्या होता है यूट्यूब पे हम आते हैं, हमें दिखता नहीं भैया कहां पे है, समझ नहीं आ रहा, तो घबराओ मत। 9 के 9 पार्ट्स आपके, पार्ट 1 से लेके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 9 तक ए टू जेड फ्री रिसोर्स मटेरियल में, कोई पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस हो रही है उसमें कोई पेमेंट नहीं करना भैया, वो एक जगह सेव कर दी जाती है, वो है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राइट। अगर आपने यार हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लेना, वहां पे हम सारे के सारे नोटिफिकेशन रोल आउट कर रहे होते हैं, नोट्स रोल आउट कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट सीबीएसई अपडेट्स रोल आउट कर रहे होते हैं आप सबके लिए। कॉमर्स वालों के लिए कोडिंग कोर्सेज भी आते हैं तो वो भी रोल आउट कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन पे आप जाओगे आपको कोडिंग कोर्सेज मिलने वाले हैं, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बहुत, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।